कक्षा 12वीं में आगे हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स वाले चैप्टर में हेलो एल्केन में CH बंध की प्रकृति। जो हेलो एल्केन है उनमें क्या होता है RH देखे थे हम लोग। हेलो एल्केन को RH कहा जाता है। R का मतलब क्या है CH3 C2H5 इस प्रकार से पूरा जो एल्किल श्रृंखला R के जगह पे आएगा। X की जगह पे क्या आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस प्रकार से इनके बीच जो बंध बनता है उसको RH बंध कहेंगे। तो R में CH3 है जैसे तो क्या हो जाएगा CX बंध उसको बोलेंगे, क्योंकि CH3 को इस प्रकार से लिखेंगे CH3X। तो इस बंध को क्या बोलेंगे CX बंध। उसी प्रकार से CH2 CH3 CH2 और X अभी बनेगा तो ये वाला कार्बन ये जो H2 है ऊपर और नीचे लिखाता है H करके और इस C और इस X के बीच में बंध बनेगा। तो ये जो CH बंध है इसी की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। तो किसी भी एल्किल हैलाइड को देखेंगे। अब एल्किल हैलाइड क्या है बार बार नहीं बताना पड़ना चाहिए। अभी तक देख लिए हम उसका इंट्रोडक्शन पूरा, उसके प्रकार के बारे में देख लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि एल्किल समूह में जो हैलोजन पाया जाएगा उनके अनुसार उनकी क्रियाशीलता का क्रम पाया जाता है। माने कि जो एल्किल हैलाइड है RH है, एल्किल हैलाइड का मतलब है RH। तो इसमें R है एल्किल ग्रुप और X है हैलोजन ग्रुप। तो इसमें जो भी हैलोजन रहता है इसी हैलोजन की क्रियाशीलता के आधार पर जो एल्किल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता का क्रम पाया जाता है। तो जो एल्किल में कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कोई सा भी एल्किल ग्रुप। अब जो हैलाइड है उसमें क्या होगा, या तो आयोडीन होगा, ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा या फिर एस्टाटीन होगा। तो जो है ये है क्या आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। तो उनके आधार पर इनकी क्रियाशीलता का क्रम पाया जाएगा। तो जिनमें आयोडीन पाया जाता है, माने कि जिसमें आयोडीन पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे आयोडाइड। तो आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। जिस यौगिक में आयोडीन रहेगा उसकी क्रियाशीलता। उसके बाद जिसमें ब्रोमीन पाया जाएगा उसको बोलेंगे ब्रोमाइड। तो आयोडीन के बाद क्रियाशीलता ब्रोमीन की है। उसके बाद सबसे कम क्रियाशीलता किसकी रहेगी इन तीनों में, क्लोरीन वाले क्लोराइड की। तो आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर ब्रोमाइड उसके बाद ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद जो क्लोराइड है वह सबसे कम क्रियाशील रहेगा। यह हो गया। अब जो है किसी निश्चित हैलोजन के लिए क्रियाशीलता का क्रम अगर देखते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन पर भी निर्भर करता है। अगर कभी भी ऐसी स्थिति आए कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों कार्बन है और कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा उसको देखना पड़े, तो उस स्थिति में क्या होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब है तृतीयक कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन इसमें अटैच रहेगा माने कि CX रहेगा, तो ये कार्बन अगर तृतीयक कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है तो ये ज्यादा क्रियाशील होगा। उसके बाद 2 डिग्री कार्बन इससे कम क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशीलता 1 डिग्री कार्बन का होता है। तो तृतीयक कार्बन ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर उससे कम द्वितीयक कार्बन और सबसे कम प्राथमिक कार्बन की क्रियाशीलता पाई जाएगी। ये हो गया। अब देखते हैं कि प्राथमिक हैलाइडों में क्रियाशीलता। यह तो क्या देखे पहले हैलोजन के आधार पे, दूसरा देखे कार्बन के आधार पे। अब देखते हैं कि अगर सब कार्बन माने 4 यौगिक दिया हुआ है, चारों कार्बन अगर प्राथमिक कार्बन है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये भी है, ये X है, ये R की जगह में है RH है, ये भी RH है, ये भी RH है। इसमें R की जगह में मेथिल है, इसमें एथिल है और इसमें प्रोपिल ग्रुप है। प्रोपिल में 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन रहता है। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, C2H5 CH2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर
सब के सब कार्बन क्या होंगे, प्राथमिक कार्बन ही होंगे। तो उस स्थिति में मेथिल वाले ग्रुप की क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी, माने कि मेथिल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद एथिल हैलाइड, उसके बाद सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा, प्रोपिल हैलाइड की क्रियाशीलता पाई जाएगी। इस प्रकार से क्रियाशीलता का क्रम पाया जाता है CH बंध के बीच। इसी प्रकार के जो क्रियाशीलता के क्रम है कई प्रकार के और रासायनिक अभिक्रियाओं में C और X के बंध की प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो CX बंध है इसमें जो कार्बन रहेगा, यहाँ पे जो कार्बन रहता है C, इसमें जैसे कि CH3 है तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा रहेगा, और जो X है तो इसको जब क्या करेंगे, टूटेगा ये, तो किस में टूटेगा, ये आंशिक धन आवेश में टूटता है और ये आंशिक ऋण आवेश में, क्योंकि जो हैलोजन है वो विद्युत ऋणी तत्व है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन युग्म इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा और अपनी ओर खींच करके इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है और इससे दूर हट जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर खींचा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन दूर हटा तो इस पे आंशिक धन आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये टूटता है, जो कार्बन रहेगा उस पे आंशिक धन आवेश आता है और हैलोजन पे आंशिक ऋण आवेश आता है। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि जो हैलो एल्केन के भौतिक गुण, तो जो हैलो एल्केन है माने कि हैलोजन और एल्केन से बना हुआ जो हैलो एल्केन है उनके भौतिक गुण, तो उसमें भौतिक गुणों में पहला दिया गया है भौतिक अवस्था तथा गंध। तो जो भौतिक अवस्था है और गंध है इसके लिए देखेंगे तो एल्किल हैलाइडों के जो निम्न सदस्य माने कि जिसमें एक कार्बन रहेगा, जैसे कि मेथिल CH3, तो निम्न सदस्य जैसे कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड, या फिर मेथिल के बाद कौन आता है, एथिल, जिसमें 2 कार्बन रहता है, तो एथिल क्लोराइड, ये सामान्य ताप पे अगर देखेंगे तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। मेथिल आयोडाइड तथा जो ज्यादा कार्बन वाले उच्चतर एल्किल हैलाइड रहेंगे उनमें क्या होगा, मधुर प्रकार की गंध पाई जाएगी, स्मेल पाया जाएगा, और वो जो है लिक्विड अवस्था में रहेंगे। तो जिनमें कम कार्बन है वो क्या रहेगा, गैस रहेगा, और जिनमें कार्बन की संख्या ज्यादा है वो क्या रहेगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आणविक द्रव्यमान वाले सदस्य रंगीन ठोस कलर के होते हैं। सबसे कम गैस वाला रहेगा, मिडिल वाला जिसमें कार्बन रहेगा माने कि गैस से ज्यादा कार्बन वो द्रव अवस्था में रहेगा, और जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन रहेगा उच्चतर कार्बनिक यौगिक जो हैं वो क्या रहेंगे, ठोस अवस्था में पाए जाएंगे और रंगीन कलर के होते हैं, कलरलेस रहेंगे। ये हो गया भौतिक अवस्था और उसमें गंध। दूसरा देखना है क्वथनांक, तो क्वथनांक या फिर उसी को बोलते हैं BP या बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है हैलो एल्केन का क्वथनांक समान कार्बन परमाणु वाले एल्केन के क्वथनांक से अधिक रहते हैं। देखो जो कार्बन परमाणु हैं उनमें जो CH4 है एक, और CH3X है, तो इसमें भी एक कार्बन है और इसमें भी एक कार्बन है। तो जो हैलो एल्केन है इसमें हैलोजन जुड़ा है और इसमें हैलोजन एब्सेंट है। तो इन दोनों में देखेंगे तो कार्बन की संख्या समान है, लेकिन इनकी तुलना में इनका जो क्वथनांक है अधिक पाया जाएगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक है संगत एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होता है। अगर CH3X इसका संगत एल्केन देखेंगे तो मेथेन होगा, क्योंकि मेथेन से मेथिल बना है और मेथिल से क्या बना है, मेथिल हैलाइड बना है। तो इसकी तुलना में इसका क्वथनांक का मान ज्यादा पाया जाएगा। इसका कारण क्या है, ध्रुवणता। इसमें देखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3H के रूप में और इसको CH3X के रूप में। तो जो X है इस पे आंशिक ऋण आवेश आएगा और इस पे आंशिक धन आवेश आएगा, और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो इस पे धन आवेश ऋण आवेश नहीं आ पाता है।
तो इसमें क्या पाया जाएगी, एल्किल हैलाइड में ध्रुवणता पाया जाता है, जिसके कारण उनमें अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल काम करेगा। तो जो एल्किल हैलाइड रहेंगे उसमें क्या होगा, दो ध्रुव बन जाता है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, जिसके कारण उसमें द्विध्रुव आकर्षण बल काम करते हैं तथा उसके साथ ही साथ वंडर वाल आकर्षण बल भी काम करेगा। इसलिए उसमें दो बंद काम कर रहे हैं तो उसको गर्म करेंगे तो उबलने के लिए उसको ज़्यादा ऊर्जा की या ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी और आसानी से उसका बंद, ये जो बंद है आसानी से नहीं टूटेगा और क्वथनांक का मान क्या होगा, ज़्यादा पाया जाएगा। इसी प्रकार से समान एल्किल समूह वाले जो एल्किल हैलाइड हैं उनमें हैलोजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में अगर वृद्धि करते हैं तो पर भी क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। माने कि जो CH3 में X है यह तो हो गया इन दोनों का। अब क्या देखते हैं कि जो CH3 है X है, X की जगह में अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है और इन तीनों में क्या रहेगा, तीनों में सब में CH3 रहेगा लेकिन हैलोजन के जगह में अलग अलग रहेगा। तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है तो आयोडीन के लिए क्वथनांक का मान ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमीन के लिए होगा, उसके बाद क्लोरीन के लिए सबसे कम क्वथनांक पाया जाएगा। तो सब में CH3 जुड़ा रहेगा, जैसे कि CH3 Cl, CH3 Br और CH3 I। तो I का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा और जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कम है तो इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। और ब्रोमीन का इन दोनों के बीच है परमाणु क्रमांक तो इन दोनों के बीच वाला क्वथनांक का मान इसका रहेगा। इस प्रकार से क्वथनांक उसमें पाया जाता है। अब देखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड के आणविक द्रव्यमान, माने कि जो आणविक द्रव्यमान भी किसी यौगिक का जब बढ़ेगा तो क्वथनांक में वहां पर भी वृद्धि पाई जाती है। पार्श्व श्रृंखला के बढ़ने से क्वथनांक का मान घट जाता है। मैंने कल देखे थे एक तो नॉर्मल वाला था जिसमें इस प्रकार की सीधी श्रृंखला पाई जाती थी, CH3 CH2 CH2 सीधी श्रृंखला। तो सीधी श्रृंखला वाले का क्वथनांक ज्यादा रहता है और इस प्रकार से जो लिखाएगा जैसे कि पार्श्व श्रृंखला वाला CH3C CH2 और इस प्रकार से जो श्रृंखला बन करके यौगिक लिखाता था उसके लिए क्वथनांक का मान कम रहता है, क्योंकि ये बिखरा हुआ श्रृंखला के रूप में रहता है तो इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो सीधा श्रृंखला रहेगा उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ये हो गया इसमें। अब अगला है कि जो एल्किल हैलाइड का क्वथनांक है हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ता जाता है। जो हम लोग देखे थे मोनो प्रतिस्थापी द्वितीय दो हाइड्रोजन को हटाता था और तीन हाइड्रोजन को हटाता था। तो उसमें जब एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा जैसे कि CH3Cl, दो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा जैसे CH2Cl2, तीन हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा जैसे CH3Cl3। तो इसमें एक क्लोरीन है, इसमें दो है, इसमें तीन है। तो इन सब में जब देखेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी उसका क्वथनांक का मान भी बढ़ते हुए जाता है। अब यहाँ से CCl4 ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा और सबसे कम क्वथनांक का मान इसके लिए पाया जाएगा। माने कि इधर क्वथनांक का मान क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। अब देखते हैं विलयता, या उसी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। माने कि पानी में घोलेंगे तो जो एल्किल हैलाइड है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो हैलो एल्केन पानी में बहुत कम विलय होते हैं, घोलेंगे तो बहुत कम मात्रा में घुलते हैं और पानी में घोलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कार्बन और हैलोजन के बीच के बंध को तोड़ करके उनको पानी में घोलने की शक्ति रखे। तो जो ऊर्जा की आवश्यकता रहती है उसको विलायकन ऊर्जा कहा जाता है। और हैलो एल्केन
अगर घोल रहे हैं किसी चीज को तो उसमें क्या होना चाहिए, C1 से बंद हेलो एल्केन में रहेगा, इसको किसमें घोलेंगे, पानी में। तो इनके बीच जो बंद रहेगा इसको टूट जाना चाहिए और इनके बीच नया बंद बनना चाहिए और इसके बीच भी नया बंद बनना चाहिए। तो पुराना बंद टूट करके जब पानी के साथ नया बंद बनाता है तभी वह चीज पानी में जा करके घुलता है। तो इस प्रकार से उसमें क्या होना चाहिए, नया बंद बनाने की शक्ति पाया जाना चाहिए और हाइड्रोजन, पानी में जो हाइड्रोजन पाया जाएगा उसके साथ हाइड्रोजन बंद जब तक नहीं बनता है कोई भी चीज पानी में नहीं घुलेगा। तो यहाँ पे पानी में विलयता जिसमें हाइड्रोजन बंद नहीं बनेगा उसमें कम रहेगा और जिसमें हाइड्रोजन बंद बन जाता है उसमें विलयता का मान ज़्यादा पाया जाता है। तो जो हेलो एल्केन है और विलायक के बीच नया बंद अंतराण्विक आकर्षण बल की क्षमता विलायकन अणु टूटने की क्षमता से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो हेलो एल्केन जब अलग अलग करके टूटेगा, माने कि हेलोजन अलग होगा और एल्किल ग्रुप उसमें का अलग होगा, उसकी तुलना में जो जल का अणु टूट करके नया बंध बनाता है उसकी क्षमता का मान ज़्यादा पाया जाता है। और जो कार्बनिक विलायक होता है उसमें जैसे कि एल्कोहल, ईथर, एसीटोन, बेंजीन, इन सब में जो हेलो एल्केन है वो आसानी से विलय हो जाएंगे और जल में आसानी से विलय नहीं होते। तो यहाँ पे एल्कोहल, ईथर और एसीटोन को भी कार्बनिक विलायक के रूप में उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे विलयता का मान ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आता है घनत्व। तो हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु का द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, माने कि जो हेलोजन में आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कम है तो उसका द्रव्यमान कम होगा। तो जैसे जैसे परमाणु का द्रव्यमान बढ़ता जाता है उसका घनत्व का मान भी बढ़ते जाएगा। तो जिस एल्किल हैलाइड में आयोडीन रहेगा उसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो उसके घनत्व का मान भी ज़्यादा होता है और फ्लोरीन जिसमें रहेगा उसके लिए द्रव्यमान कम होगा क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कम है तो उसका घनत्व का मान भी कम पाया जाएगा। अब अगर किसी एल्किल हैलाइड में 2 ठो, 3 ठो या फिर 4 ठो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि किसी में 1 क्लोरीन है और किसी में 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन वाला जो रहेगा उसके घनत्व का मान 1 क्लोरीन वाले के घनत्व से ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हो गया इसके भौतिक गुण यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद आता है अगला हेलो एल्केन के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें CX बंध, जो C और X के बीच जो बंध पाया जाता है ये वाला बंध, इसी की प्रकृति के आधार पे इसमें देखा गया कि ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है क्योंकि X में आंशिक ऋण आवेश और कार्बन पे आंशिक धन आवेश आता है। तो इसमें जो ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है इसके कारण ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील प्रकृति के होते हैं और 2 ध्रुव बना करके आसानी से अलग होकर के नया यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इसके आधार पे इनमें जो रासायनिक गुण है उनमें रासायनिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है विलोपन अभिक्रिया, तीसरा है धातु के साथ अभिक्रिया और चौथा है अपचयन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं को नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में अगली क्लास में देखेंगे और सब के बारे में जो ग्राफ दिया रहता है जिसमें ऊर्जा और अभिक्रिया की दर दोनों के बीच ग्राफ खींच करके हर अभिक्रिया को समझाया जाएगा। इन सब के बारे में अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे।